जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो केवीएस ईवीएस जो पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस सेट का ये दूसरा सेट है। इसके पहले हमने एक सेट हमने वीडियो बनाई है इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की, जो कि काफ़ी पसंद की गई है आप लोगों द्वारा, इसलिए मैं लगातार ये अब ईवीएस के भी प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो में देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं लगातार हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको वीडियो भी पसंद आ रही है, सो एक लाइक तो बनता है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक रूपांतरित तना है? दिस इज अ मॉडिफाइड स्टेम। तो आपको पता होगा कुछ चीज़ें जो हैं हम एज अ रूट जड़ के रूप में खाते हैं, कुछ तना में खाते हैं। तो इनमें से जो स्टेम है वो है आलू। तो आलू जो होता है वो एक जड़ नहीं होती है, तना होता है। बाकी यदि कैरेट और रेडिश और स्वीट पोटैटो देखें तो ये क्या मॉडिफाइड रूट से हैं। यानी कैरेट जो हम खाते हैं वो क्या है, जड़ भाग जो है वो हम खाते हैं, कैरेट का, मूली का और शकरकंद जो स्वीट पोटैटो होता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में। आज की वीडियो का दूसरा प्रश्न, सही खाद्य श्रृंखला जो है वो हमें पहचाननी है, फूड चेन जो है। तो कीट, पौधे, खरगोश, हिरण, ये आपके ऑप्शन है। तो पहले हम एक एक एलिमिनेशन देख देते हैं कि कीड़े जो इंसेक्ट होते हैं उनको पौधे खाते हैं, तो यहीं ये गलत हो गया। खरगोश को पौधे खा, ये नहीं होगा। गाजर को खाता है खरगोश और खरगोश को गाय खाती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो जो चौथा है कि स्मॉल इंसेक्ट को पीकॉक, ये स्मॉल इंसेक्ट को मेढक खाता है, मेढक को सांप और सांप को मोर। तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके इंग्लिश वाले ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो आप हिंदी वाला देख लीजिए। तो छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उनको मेढक खाता है, मेढक को फिर स्नेक और स्नेक को फिर पिकॉक, मोर। और जब मोर, जब लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है, फिर से स्मॉल इंसेक्ट उसको खाते हैं। तो ये एक फूड चेन जो है ये एक बन जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। माता और पिता का संबंध किस संबंध के अंतर्गत आता है? तो रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड फादर कम्स अंडर विच रिलेशनशिप? तो वैवाहिक संबंध है, हाँ ये तो है। रक्त संबंध है, तो रक्त संबंध नहीं है। ब्लड रिलेशन क्या कहलाते हैं? एक ही मदर फादर की जो अपनी संतानें होती हैं, जो ये वाली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन पूरी क्या कहलाएंगी, इसकी रक्त संबंध कहलाएंगे। जैसे हम बहन भाई जो हैं वो रक्त संबंध होते हैं, हस्बैंड वाइफ वो है, रक्त संबंध नहीं होता है, क्योंकि वो अलग अलग मम्मी पापा उनके अलग अलग होते हैं, राइट। कानून द्वारा संबंध, हाँ रिलेशन बाय लॉ भी होता है, क्योंकि वैवाहिक संबंध को कानूनी मान्यता होती है हमारे भारत में। तो आपके ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 बोथ इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है कि मलेरिया का पता निम्न में से किसकी उपस्थिति के लिए रक्त का परीक्षण करके लगाया जा सकता है? तो जब हमें मलेरिया होता है तो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, आपको पता है, सैंपल देते हैं। तो उसमें ऐसा क्या होता है जिससे पता चल जाता है कि मलेरिया है? तो रक्त की कोशिकाओं का जो वितरण होता है, खारे पानी में मच्छर का लार्वा। तो ब्लड टेस्ट में ये लार्वा तो नहीं देखते हैं वो। लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, तो ये नहीं होते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े होते हैं कि ब्लड सेल में नहीं आ सकते हैं वो। और अंडे कैसे आ जाएंगे? यदि मच्छर हमें काटता है तो मच्छर के अंडे नहीं हमारे बॉडी में प्रवेश कर सकते हैं। तो जो सबसे सटीक उत्तर है वो है लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम ही है जो इस रोग को, इस डिसीज को, मलेरिया को एक जगह से दूसरी जगह फैलाता है। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। आपको यदि आपको पूछा जाए मलेरिया किसके द्वारा होता है, और यदि इस तरह के ऑप्शन हो कि अलग अलग जीवों के नाम की, मच्छर और अन्य के, तब आंसर हो जाएगा आपका मॉस्क्यूटो। यदि ऑप्शन है आपका कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, अलग अलग लिखा है, मॉस्क्यूटो लिखा है, उसमें फीमेल एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज लिखा है, तो वो क्या हो जाएगा, मादा एनाफिलीज या फीमेल एनाफिलीज आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि मलेरिया रोग किस रोग वाहक के कारण होता है, तो आपको पता होगा कि मच्छर के काटने से ही मलेरिया क्यों होता है। यदि हमें मान लीजिए डॉग, कुत्ता काट ले तो मलेरिया नहीं होता है। तो ऐसा क्या है मच्छर में? तो वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम रहता है जो मच्छर में पाया जाता है, जो इंजेक्ट होने के कारण हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन 4 है, और एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आलू और टमाटर इस देश से आए हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको लग रहा होगा ये क्यों लाया गया है। तो ये प्राइमरी की बुक्स में ये एक पोयम है इस तरह से, आलू टमाटर किस देश से आते हैं।
तो इसीलिए ये इस क्वेश्चन को मैंने रखा है। तो ये दक्षिण अमेरिका में से आए हैं हमारे इंडिया में। कौन से ये हैं? आलू और टमाटर। अब बात करें तो दक्षिण अमेरिका से आलू, टमाटर और इसमें एक और जो चिली है वो भी अमेरिका से हमारे इंडिया में आई है। और यूरोप कंट्री से क्या आया है? यूरोप कंट्री से आपका गोभी और मटर, ये चीज़ें हमारी कहाँ से आई हैं? यूरोप से आई हैं। तो ये यूरोप का हो गया। और हम यदि बात करें अफ्रीका, तो अफ्रीका से कॉफ़ी आई हुई है, बीन्स आई हुई हैं। और आपकी इसमें भिंडी, भिंडी जो है वो भी कहाँ से आई हुई है? आपकी अफ्रीका महाद्वीप से आई हुई है। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से आई हुई है। और इंडिया में आपको पता है, इंडिया का जो मैंगो है वो मूल इंडिया से ही है। वो ऑरेंज हो गया, संतरा हो गया, और आपका बनाना हो गया, मेथी और ये सब पालक, बैगन, मूली, ये सारी चीज़ें कहाँ से हैं? इंडिया से हैं। इसको याद रखना है क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिया जाता है और उस टाइम पे एट अ टाइम हमें याद नहीं आता है उस टाइम पे। आगे देखते हैं, किस उद्योग को सनराइज उद्योग के रूप में जाना जाता है? ये आप गेस भी कर सकते हैं। कॉटन, कपास उद्योग जो है, सूचना प्रौद्योगिकी, कोयला या फिर बीमा। सही आंसर इसका आईटी जो सेक्टर है, सूचना प्रौद्योगिकी है, इसको सनराइज उद्योग के रूप में माना जाता है। इसको भविष्य का उद्योग भी कहते हैं क्योंकि लगातार फ्यूचर में संभावना इसी की है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के सबसे ज़्यादा बढ़ने की। आप देख रहे हैं 4G 5G नेटवर्क आते जा रहे हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, कितना विकास हो चुका है। तो सनराइज उद्योग के नाम से आपका सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग को जाना जाता है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है, वह 2 साड़ियाँ खरीदती है जो विशेष रूप से वहाँ बनाई जाती हैं। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी साड़ियाँ बनाई जाती हैं? तो जिसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पोचमपल्ली और कलमकारी। ये जो साड़ियाँ होती हैं कहाँ बनाई जाती हैं? ये साड़ियाँ हैं आपकी आंध्र प्रदेश में बनाई जाती हैं। इसको हम पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो साड़ी दे रखी है आपको दिखाई दे रही है। आपको इस साड़ियों में थोड़ा सा सांस्कृतिक जो कल्चरल इफेक्ट दिख रहा होगा। इसमें कैमल, आपके पीकॉक, आपके पैरट, हाथी, एलिफेंट, ये बनाई गई हैं, प्रिंटिंग करी गई हैं। और ये जो साड़ी है पोचमपल्ली साड़ी कहलाती है। कहाँ पाई जाती है? ये हमारी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसी के साथ साथ और भी हम देख सकते हैं। और इसमें जो ऑप्शन और थे, आपकी जो चंदेरी साड़ी है, क्योंकि कलमकारी तो कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है, लेकिन जो चंदेरी साड़ी है वो मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में एक चंदेरी स्थान है, वहाँ पाई जाती है। तो चंदेरी साड़ी आप देख सकते हैं, ये एक टेक्सटाइल है जिसमें हाथ से साड़ी बनाई जाती है। पूरी पूरी साड़ियाँ किससे? हाथ से बनाई जाती हैं। ये हल्की बहुत रहती हैं और एक एक धागे को इससे बनाया जाता है, मशीन के द्वारा हाथ से बनाया जाता है। और ये कंथा है। कांथा जो है पश्चिम बंगाल में साड़ी है, पश्चिम बंगाल की कांथा। ऐसे आपको बिल्कुल याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जिसमें हाथ से कलाकारी की जाती है साड़ियों में। और आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक शहरी क्षेत्रों में गौरैया की आबादी को प्रभावित करते हैं? तो गौरैया आपको पता होगा जो स्पैरो है, तो इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो प्रदूषण है, जनसंख्या है, मोबाइल टावर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मोबाइल टावर्स। आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल टावर जो होते हैं आपके, वो क्या करते हैं? जो स्पैरो के जो अंडे होते हैं, इनके रेडिएशन से उनमें इफेक्ट डालते हैं, जिससे अंडों के अंदर ही बच्चों के क्या है, डेवलप नहीं हो पाते हैं और उसकी वजह से वो वहीं पे उनकी वो मर जाते हैं। तो गौरैयाओं को आबादी को प्रभावित करते हैं अर्बन एरियाज़ के जो टावर्स रहते हैं, मोबाइल टावर्स रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत, सूखे ठंडे सपाट मैदान है। आपने गेस कर लिया होगा, ये हमारा क्षेत्र है लेह और लद्दाख का, जो कि हम मैप में भी देख सकते हैं। आपको मैप दिखा दूं मैं। मैप में आप देख रहे होंगे अभी जो है, जब से जम्मू कश्मीर भारत में पूरी तरह से हो गया है विलय, तो यहाँ पर 2 यूटीज़ बना दी गई हैं। जम्मू कश्मीर एक अलग है केंद्र शासित प्रदेश, और लद्दाख जो है ये अलग केंद्र शासित प्रदेश है। आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो
रिन्यूएबल एनर्जी का जो एग्जाम्पल नहीं है, आपको बता दूं रिन्यूएबल एनर्जी वह कहलाती है जिसको हम एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा भी उपयोग कर सकें। उसके सोर्स या तो असीमित होते हैं, वो कभी नहीं खत्म होंगे, या फिर जब तक मानव मनुष्य हैं यहाँ पर तब तक वो नहीं खत्म होंगे। तो जो सौर है, आपकी वायु है, ये यहाँ पर विंड है, और आपकी भूतापीय है, ये तीनों चीज़ें तो कौन सी हैं, आपकी रिन्यूएबल एनर्जी हैं। और ये जो है आपका नाभिकीय है, न्यूक्लियर है, ये कैसा है, ये आपका सीमित है, और ये नवीकरणीय नहीं है, अनवीकरणीय में आता है। क्योंकि नाभिकीय जो होता है, यूरेनियम जो है, वो एक ना एक टाइम के बाद वो एक सीमित सोर्स है जो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ये कौन सा है, अनवीकरणीय है। ये कौन सा है, रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं आता है। और ज़्यादातर हमेशा बात की जाती है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक एनर्जी को यूज़ करते रह पाएँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कटाई पर्व खुशी उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को पहचानिए। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है मेजर ओकेशंस ऑफ जॉय, एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको पता है कटाई वर्ष कहलाता है हमारे भारत में जब भी फसलों की कटाई होती है, चाहे वो खरीफ हो रबी हो, उसके आधार पर ज़्यादातर त्यौहार हमारे बनाए गए हैं। तो ऑप्शन आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति मनाई जाती है, बिल्कुल ये एक कटाई का त्यौहार है। झारखंड में पोंगल और तमिलनाडु में नाबान्न मनाया जाता है। बात करें यदि दूसरे ऑप्शन की, तो झारखंड में पोंगल ये नहीं मनाया जाता है, पोंगल मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में ये नाबान्न नहीं मनाया जाता, ये आपके वेस्ट बंगाल में ये त्यौहार मनाया जाता है। गुजरात में लोहड़ी तो ये नहीं होगा, लोहड़ी जो है आपका पंजाब में, आपके हरियाणा में मनाया जाता है, केरल में ओणम मनाया जाता है, ये ठीक है। तो आपका बी और सी गलत हो जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, सही है। असम में बिहू, पश्चिम बंगाल में नबन्न मनाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए और डी, तो ए और डी जो है ऑप्शन नंबर 2 है, ये आपका सही उत्तर हो जाता है। अब इन्हीं त्योहारों को यदि हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करें, तो आपको मैं एक मैप दिखा रहा हूँ, इस मैप में आप एकदम क्लियर आपको जानकारी हो जाएगी इसकी। आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है मकर संक्रांति के 13 रंग, मतलब कि भारत में जब मकर संक्रांति होती है तो 13 त्यौहार उस टाइम पे मनाया जाता है। गुजरात का है ये उत्तरायण, ये मकर संक्रांति तो मनाई ही जाती है हमारे। मकर संक्रांति ये खिचड़ी जो उत्तर भारत में है, महाराष्ट्र में है। आप देख सकते हैं ये पोंगल हमने अभी देखा था, ये आपके तमिलनाडु क्षेत्र में मनाया जाता है। बिहू असम में मनाया जाता है। लोहड़ी जो है पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में मनाई जाती है, और ये तरह तरह के त्यौहार हमारे भारत में मनाए जाते हैं। तो हम अब चलिए बढ़ते हैं हम अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि चंदन किस प्रकार के वनों में उगता है। तो चंदन जो होता है भारत में चूंकि पाया जाता है, और भारत की जलवायु कैसी रहती है, आपको पता है उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन है ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये आपके चंदन के वन जो हैं इस प्रकार के वन होते हैं, ट्रॉपिकल डिसीडस फॉरेस्ट। तो ये ज़्यादातर आपके चंदन के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं भारत में, ये ज़्यादातर आपके कर्नाटक वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, कर्नाटक के आसपास पाए जाते हैं। अब यदि बात करें कि जलीय जंतु निम्न में से किसके द्वारा सांस लेते हैं, तो आपने ये पढ़ रखा होगा कि जो गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं, वो सांस लेने में मदद करते हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई यदि आपकी फिश है तो उसके गिल्स पाए जाते हैं, तो वो पानी एंटर करती है, लेकिन गिल्स के द्वारा क्या हो जाती है, पानी में क्या रहती है, O2 CO2 भी रहती है, तो गिल्स के द्वारा वो CO2 मुक्त कर देती है और O2 अंदर ले जाती है। तो गिल्स जो है यही काम करते हैं सांस लेने का, श्वसन का। तो पानी भी यहाँ से बाहर निकल जाता है, और अंदर सांस के बाद जो आपकी CO2 निकलती है वो गिल्स के द्वारा निकलती है। तो जैसे हमारा ह्यूमंस का रहता है आपका लंग्स, तो जो जलीय जंतु रहते हैं वो कैसे रहता है, उनका गिल्स जो काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ये गलफड़ा सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थल मंडल का वर्णन करता है, लिथोस्फीयर। तो जो लिथोस्फीयर है, अर्थ की आपने संरचना होगी, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है अर्थ का, वो आपका भूपर्पटी, क्रस्ट एंड कोर। ये जो है क्रस्ट एंड इसका जो सही होगा आपका भूपर्पटी, जो भूपर्पटी है और ऊपरी मेंटल, ये इसका सही होगा। सही भाग होगा कौन सा होगा, आपका क्रस्ट एंड अपर मेंटल। इसको हम इस इमेज के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। ये आपको अर्थ की एकदम आंतरिक भीतर की संरचना दिख रही होगी, जो कि आपका कौन सा है, ये क्रस्ट है। बीच का भाग आपका कौन सा है, आपका बाकी जो है अंदर कोर पाया जाता है।
तो क्रस्ट, मेंटल और कोर ये 3 भाग होते हैं। ऊपरी जो भाग होते हैं क्रस्ट और ऊपरी का मेंटल। तो देखिए लिथोस्फीयर आपको दिख रहा होगा, लिथोस्फीयर में क्या लिखा हुआ है, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट एंड सॉलिड मेंटल। तो ये आपका पूरा लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है, जो कि कहलाता है स्थल मंडल, जो 0 से 100 किलोमीटर की ये रहती है आपकी आपकी मोटाई इसकी। इसके अंदर के भाग आप देखिए, पहले आपका क्रस्ट हो गया, उसके बाद आपका मेंटल और उसके अंदर कोर। ये आप देख सकते हैं, इसकी आपकी लेंथ भी लिखी हुई है। ये अंदर 2900 किलोमीटर रहता है, 5100 किलोमीटर इनर कोर। तो टोटल ये कोर हो गया है आपका। इसके बाद जो मेंटल है और जो क्रस्ट है वो आपका देख सकते हैं 100 किलोमीटर तक जो रहती है क्रस्ट रहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? तो पानी की जो क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी, किससे घटती है? अपशिष्ट जल का ठीक से निपटान नहीं करना, वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन, जल संसाधनों का गलत वितरण, अधिक जनसंख्या। तो सबसे जो ज़्यादा हो रही है हमारी गुणवत्ता में, अपशिष्ट जल का ठीक से निपटान नहीं करना, नॉट डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट वाटर प्रॉपरली। जो हमारी शहरों में कई जो बसते हैं, हालांकि अब जो नए शहर जो प्रॉपर प्लान के साथ बसाए जाते हैं उसमें ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि उनकी नालियाँ, उनका ड्रेनेज सिस्टम एकदम परफेक्ट हो, ताकि बरसात में उनका जल जो बाहर नहीं आए। लेकिन जो कई पुराने जो शहर हैं या घर हैं, उनमें अभी भी जो नालियों का जल जो है पानी आ जाता है, आपकी सड़कों पर आ जाता है। वहीं बात करें फैक्ट्रियों, कारखानों की, तो बिना उस केमिकल वाले पानी को बिना किसी साफ करे, आपका क्लीन करे, वो डायरेक्ट छोड़ दिया जाता है आसपास के खेतों में इस तरह। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो पानी वाटर क्वालिटी में गिरावट आई है, तो उसका जो है कि आप नॉट डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट वाटर प्रॉपरली, आप अपशिष्ट जल को ठीक से निपटान नहीं करते हैं, इसलिए गुणवत्ता में गिरावट आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गेहूं, गन्ने, गेहूं, चावल जैसी फसलों के उत्पादन के लिए कौन सी खेती सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसके लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त है, आपको पता होगा, जो गन्ने, गेहूं और चावल है, बहुत अधिक इसमें पानी लगता है, तो ये एक सिंचित खेती कहलाती है, इरिगेटेड फार्मिंग कहलाती है। यदि बात करें निर्वाह कृषि की, तो सब्सटेंसेस फार्मिंग, तो ये कहलाती है जब खेती इस इतनी की जाए जिसमें परिवार का एक गुजारा चल जाता है। तो आप देख शब्द से पढ़ सकते होंगे निर्वाह, इतना खेती करें जिससे केवल पेट भर जाए, साल भर का काम चल जाए, वो आपकी निर्वाह खेती। स्थानांतरण खेती, झूमिंग खेती कहलाती है कृषि, जो आपके नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, ज़्यादातर असम, मेघालय वाले क्षेत्रों में, जिसमें एक स्थान पर खेती की जाती है। पहले वन रहते हैं जिस स्थान पर, वनों को जला दिया जाता है, खेती की जाती है, उसको फिर छोड़ दिया जाता है दूसरी जगह, दूसरे खेत इसी तरह के बनाए जाते हैं, इसीलिए स्थानांतरण, शिफ्ट होते रहते हैं। बात करें टेरेस फार्मिंग की, तो टेरेस फार्मिंग आपको पता होगा, जो नॉर्थ ईस्ट में है, आपके ढलान वाले आपके पर्वत पहाड़ पाए जाते हैं, उसमें जो खेती की जाती है, क्योंकि पानी रुकता नहीं है यदि ढलान वाले खेत होते हैं, इसलिए उसको टेरेस की तरह बना दिया जाता है, ऐसे बॉक्स बॉक्स टाइप के बना दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक रियल पिक्चर है जहाँ पर टेरेस फार्मिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं ये पूरा ढलान वाला भाग है, लेकिन यहाँ पर एक टेरेस टाइप का, एक समतल मैदान टाइप का बना दिया गया है, जिससे यदि पानी हमारा बरसेगा, वहाँ पर बरसात बहुत होती है चूँकि नॉर्थ ईस्ट में, तो वो रुक जाएगा और उन फसलों के लिए अच्छा पानी मिल जाएगा, जैसे कॉफ़ी, चाय, इस तरह की फसलों के लिए पर्याप्त पानी मिल जाएगा। तो ये हो गई आपकी टेरेस फार्मिंग। आगे देखते हैं, भील जनजाति राजस्थान के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो ये भी एक ट्राइबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो भील है वो आपके दक्षिणी भाग में सबसे ज़्यादा निवास करती है राजस्थान के। ये क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि भील जो जनजाति का जो जन्म माना जाता है वो राजस्थान से माना जाता है। यहीं पर हम बात कर लें कि जो भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है आपकी गोंड है, और सबसे ज़्यादा जो भील कहाँ पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं हमारे। तो ये आपके एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स थे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं। 0 डिग्री अक्षांश पर कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है? तो आपकी जो आपने अर्थ देखी होगी, जो बीच से लाइन जाती है, बीच को 2 भागों में विभाजित करती है, वो आपकी भूमध्य रेखा कहलाती है, इक्वेटर कहलाती है। इसको एक इमेज के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें जो पृथ्वी के बीचों बीच जो एक रेखा, समानांतर रेखा, ये एक अक्षांश रेखा है, लैटिट्यूड लाइन है।
तो इसको एक भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश है। इसके ऊपर जो 23.5 जो ये भी पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा जो वो 23.5 डिग्री अक्षांश में रहता है, और मकर रेखा इसी के नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी साउथ आपकी लैटिट्यूड लाइंस रहती हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन लाइंस की संख्या कितनी होती है, लैटिट्यूड लाइंस और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो इसमें दो तरह के प्रश्न आते हैं, एक होता है अक्षांश रेखाएं। तो इसी तरह की यदि समानांतर रेखाएं देखिए खींची हुई हैं, इनकी टोटल जो संख्या होती है रेखाओं की, तो रेखाओं में आप देखिए सबसे ऊपर जो एक पॉइंट बनता है, एक सबसे नीचे एक पॉइंट बनेगा, उस पॉइंट को रेखा नहीं माना जाता, इसलिए इनकी संख्या हो जाती है 179। कितनी हो जाती है? 179। और यदि हम पूरे अक्षांश की बात करें, लैटिट्यूड की बात करें, तो उनको भी काउंट कर लिया जाएगा, ऊपर और दक्षिण, उत्तरी दक्षिण के 2 पॉइंट को। तो 181 आपकी क्या हो जाएंगी? अक्षांश हो जाएंगे। अक्षांश रेखाएं पूछें तो 179, अक्षांश की बात करें, अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 181, सॉरी अक्षांश रेखाएं जो हैं तो 179 हो जाएंगी, अक्षांश में वो बिंदु काउंट हो जाएंगे तो 2 हो जाएंगे, तो 181। यही बात करें यदि देशांतर रेखाओं की, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की, तो ये एकदम समांतर होती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, और इनकी जो संख्या होती है वो 360 होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बाघ वन्यजीव परियोजना कब शुरू हुई? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसकी शुरुआत आपकी 1 अप्रैल 1943 में हुई, और ये जो आपका जिम कॉर्बेट, आपका उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, उसको ही बनाया गया था 1 अप्रैल 1973 को, क्या नेशनल पार्क बनाया गया था। हालांकि जिम कॉर्बेट का नाम चेंज हो गया है, इसका क्या हो गया है? राम गंगा नेशनल पार्क इसका नाम हो गया है। ये आपको याद रखना है क्योंकि नेम चेंज हुआ है इसका, और ये टाइगर रिजर्व था, इसलिए संभावना है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में हो सकता है बन जाए। और आपको इंडिया में बहुत सारे आपको टाइगर रिजर्व जो हैं वो पढ़ने होंगे, क्योंकि जनरली इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व वो एमपी में है, चाहे वो कान्हा किसली हो, बांधवगढ़ हो, पन्ना टाइगर रिजर्व हो, ये बहुत सारे आपके टाइगर रिजर्व जो हैं आपके पूरे इंडिया में, ज़रूर आपको पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो चंद्र ग्रहण होता है, तो ये जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है तब ये चंद्र ग्रहण होता है। इसको एक पिक्चर के थ्रू भी समझेंगे। पहले एक सूर्य ग्रहण समझ लेते हैं, चंद्र ग्रहण समझ लेते हैं। आप पिक्चर ये देख रहे होंगे, इसमें सन है, देखिए सन के चारों ओर घूमता है और चंद्रमा पृथ्वी के, तो सूर्य कभी बीच में नहीं आएगा, ये तो तय है। कोई भी स्थिति बनेगी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, उसमें सूर्य बीच में कभी नहीं आ सकता है, ना आता है। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है? या तो चंद्रमा बीच में आएगा या पृथ्वी आएगी। अब जब चंद्रमा बीच में आता है तो हम पृथ्वी में से जब देखते हैं तो क्या है, हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है। सूर्य में क्या दिखाई देता है? काला एक धब्बा, है ना। जब हम पृथ्वी से देखेंगे सूर्य को तो एक काले धब्बे की तरह दिखेगा, तो इसे सूर्य ग्रहण कहेंगे। सूर्य पर ग्रहण पड़ गया है, इसलिए इसको सूर्य ग्रहण कहेंगे। सूर्य ग्रहण कब दिखाई देगा? हमें दिन में दिखाई देगा। अब यदि बात करें चंद्र ग्रहण की, तो आप देख सकते हैं चंद्र ग्रहण में क्या हो रहा है, सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है। तो चंद्र ग्रहण कैसे हुआ? तो सन से जो लाइट आएगी तो वो जाकर के, चूंकि मून से बड़ी है पृथ्वी, इसलिए पूरे चंद्रमा को कवर कर लेगी। तो चंद्रमा पर जब ग्रहण पड़ेगा तो चंद्रमा कैसा हमें डार्क सा दिखेगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये चंद्र ग्रहण वाली स्थिति कहलाएगी। हालांकि पॉइंट बहुत बड़ा है, यदि इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही चाहिए। चंद्र ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण, फुल मून कब होता है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पृथ्वी की गतियाँ भी पढ़नी पड़ेंगी, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैसें नहीं हैं? तो ग्रीन हाउस गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस नहीं है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर 3 जो है, केवल 3 आपका ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं आता है। ग्रीन हाउस गैस क्या कहलाती है? आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, आपको पता होगा। तो इसका केवल जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा कि केवल सल्फर डाइऑक्साइड इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पहले जान लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कहलाता है। मान लीजिए अर्थ है और ये सन है, तो पृथ्वी के बाहर और एक वातावरण होता है। जब सन से रेज आती हैं, किरणें, तो पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। लेकिन वो गर्म होने के बाद जो इसमें माइक्रो जो वेव हैं, आपकी रेडियो माइक्रोवेव हैं, जो
वो इस वायुमंडल के जो गैसें रहती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, वो बाहर नहीं जा पाती है। तो इस तरह से जो ये इफेक्ट है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इससे वातावरण गर्म हो जाता है। लेकिन जब बहुत सारी गैसें ज़्यादा ही गर्म होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो इसका इफेक्ट कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग किसका प्रभाव है? ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव के थ्रू ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो ग्लोबल वार्मिंग पर एक प्रोटोकॉल इंटरनेशनल हुआ था, जिसको कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो यदि प्रश्न आए कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए ये आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं? तो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, आपकी मीथेन जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। आपकी फ्लोरोकार्बन CFC भी है, जो कि AC वगैरह से, रेफ्रिजरेटर से बहुत निकलती है, उससे भी ग्रीन हाउस जो है गैसेस निकलती हैं। आपकी नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ओजोन। नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन भी आपकी कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस है। आपको ये अच्छे से याद कर लेना है, आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दिवस बहुत आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोई एक या दो दिवस हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये आपको अच्छे से पता है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका, ये जो 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। यदि 22 मार्च की बात करें तो यहाँ पर जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। आपको ये वाला पॉइंट टॉपिक अच्छे से याद कर लेना है। दिवस बहुत सारे, और ज़्यादातर कोशिश करिएगा जो दिवस हैं आपके पर्यावरण से रिलेटेड हो, महिलाओं से रिलेटेड हो, जनसंख्या, इस तरह के दिवस याद करेंगे तो ज़्यादा संभावना रहती है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएं। जल दिवस हो, इस तरह से हमारे नेचर से रिलेटेड जो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल EVS के टॉपिक को टच कर रहे हों। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं किसी भी टॉपिक को जो भी आपको समझाऊं क्वेश्चन, उसमें पूरा आपको एक एक ऑप्शन भी बता दूं विद आपको पिक्चर्स के थ्रू, ताकि एक आपकी इमेज बन जाए और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर एक वीडियो आपको टाइम से अपडेट मिलते रहे। और ये जो हमारी PDF है हर एक को, ये हमारी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है एक दिन के बाद। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन पर दे दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।